हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेंथ क्लास के फिजिक्स का जो प्रकाश चैप्टर है उसका एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न क्या है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। या तो 2 नंबर का है, या फिर 3 नंबर का है, या फिर 5 नंबर का भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको 5 नंबर लाना है, ठीक है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर इसको स्किप आप करते हैं तो क्या होगा कि आप अच्छी तरह से इसको समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपका 10वां क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 5 नंबर निश्चिंत रूप से आएगा। ठीक है, तो आपको क्या है, इसी तरह से आपको सजा कर लिखना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको काला और ब्लू दो ही तरह का पेन आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्या है कि लाइट से मतलब रेड पेन का प्रयोग हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि आपको थोड़ा लाइट से वीडियो दिख सके। ठीक है, तो चलिए इसको चालू करते हैं। इसमें क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर देखिए, उत्तर में क्या लिख लेना है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। इसको लिखने से क्या होता है, एक सुटेबल बनता है। ठीक है, एक सुटेबल बनता है जिससे क्या पता चलता है कि मतलब ये मतलब क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में मतलब क्या है कि एक से अधिक अंतर है। ठीक है, इसको लिखने से क्या होता है कि जो शिक्षक जो चेक करते हैं उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, जिसके कारण से यहाँ से भी नंबर मिलने का संभावना अच्छा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक साइड अवतल दर्पण है और एक साइड उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण को पहले देख लेते हैं। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण की सतह धसी होती है। ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर चित्रों में दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए ये हमारा दर्पण है। ठीक है, इसका परावर्तक सतह यानी यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, जिस पर प्रकाश टकरा रहा है वो क्या है, धंसा हुआ है। ठीक है, वो धंसा हुआ यानी अंदर की ओर दबा हुआ है। यानी यहाँ से जो भी प्रकाश टकराएगा वो क्या है, ज़्यादातर यहाँ पर फोकस से ही टकरा कर जाता है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पर नामकरण जैसे कि मैंने किया है, जैसे एक दर्पण है, इसका नामकरण क्या किए हैं मैंने, एम और एन के रूप में किया। ठीक है, पी है, पी क्या है, पी होता है ध्रुव। ठीक है, और एफ होता है फोकस बिंदु या फिर मुख्य फोकस। ठीक है, और सी जो होता है वो होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, और सी और पी के मध्य जो दूरी होती है उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, इस प्रकार इसको हम लोग आगे पूरा डिटेल से समझेंगे। जब दर्पण को बनाने के लिए सीखेंगे, लेंस को बनाने के लिए सीखेंगे, तब हम लोग इसको पूरा डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इसको दर्पण को जान लीजिए कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है, धंसा होता है। मतलब जिधर से प्रकाश टकराता है अवतल दर्पण में वो क्या होता है, वो सतह धंसा हुआ होता है। ठीक है, चिकना सतह धंसा हुआ होता है और जो खुरदरा हुआ सतह होता है वो उभरा हुआ होता है। ठीक है, यानी ये हमारा काला भाग है दर्पण। जैसे कि हम लोग क्या है कि अपना फेस देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, देखिए एक साइड काला होता है, एक साइड चिकना होता है। तो ये हमारा चिकना भाग है। ठीक है, चिकना भाग में क्या है कि ये हमारा धंसा हुआ है। यानी अवतल दर्पण का परिचय ही यही है कि वह परावर्तक जिस जिस ओर से प्रकाश टकराएगा वह सतह धंसा हुआ रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हमारा पहला है। उसी तरह है उत्तल दर्पण में, इसमें क्या है, उत्तल दर्पण की सतह उभरी हुई होती है। यानी उत्तल दर्पण का क्या है, परावर्तक सतह जो होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परावर्तक सतह देखिए जहाँ पे प्रकाश टकरा रहा है वो क्या है, उभरा हुआ यानी उठा हुआ है। मतलब क्या है कि जिस भाग में प्रकाश टकराएगा वहाँ से प्रकाश फैलने लगता है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश एक जगह पर नहीं बल्कि अनेकों दिशाओं में फैलने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, टकराने के पश्चात वो एक दिशा की ओर गति करता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से प्रकाश यहाँ मारते तो ये इधर आएगा, अगर यहाँ से मारते तो यहाँ पे जाएगा। यानी क्या है कि प्रकाश टकराने के पश्चात यहाँ पर एक जगह पर जाने का प्रयास करता है। और इसमें क्या होता है कि प्रकाश टकराने के पश्चात वो फैलने लगता है। ठीक है, वो अलग अलग दिशाओं की ओर जब फैलने लगता है, तो यही चीज़ हमारा पहला बोल रहा है
कि अवतल दर्पण की सतह धंसी हुई होती है और उत्तल दर्पण की सतह उभरी हुई होती है। इस प्रकार हमारा पहला खत्म हुआ। ठीक है, ये हमारा पहला था। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा में क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों तरह की प्रतिबिंब बनते हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा। अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। ये क्या है कि वास्तविक, वास्तविक का मतलब तो समझते ही होंगे कि वास्तविक मतलब जो वास्तव में है। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है आभासी, आभासी जिसको सिर्फ हम लोग पर्दे में ही देख सकते हैं और पर्दे में ही उतारा जा सकता है। इसको हम लोग स्पष्ट रूप माफ कीजिएगा, स्पष्ट रूप से इसको हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वास्तविक और आभासी है। इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में ये दोनों चीज संभव होता है। इसको हम पर्दे में भी उतार सकते हैं और इसको हम लोग छू भी सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी इसको सिर्फ पर्दे में ही उतारा जा सकता है। इसके अलावे इसको हम स्पर्श मतलब क्या है कि इसको वास्तविक रूप से हम इसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ पर्दे में ही देखा जा सकता है। ये हमारा दूसरा है। अब आते हैं तीसरा में। तीसरा क्या है, अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अवतल दर्पण, इसका क्या फोकस जो है यहाँ पर, ये क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वो ऋणात्मक होता है। कभी भी आपको जब गणित की तरह इसको सॉल्व करने के लिए दिया रहेगा अवतल दर्पण के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगर वो धनात्मक है तो समझ लीजिएगा कि वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, यह चीज़ यहाँ पर जो फोकस दिया रहेगा वो इसका धनात्मक होगा और इसका ये ऋणात्मक होगा। यह चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है। ठीक है, और उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक होती है। इसको समझने में कोई दुविधा नहीं है। अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है, यानी जब भी आपको गणित में दिया रहेगा बनाने के लिए तो आप इसको समझ लीजिएगा, जब भी वो माइनस में होता है समझ लीजिए वो अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहा है, और जब वो धनात्मक में होगा तो समझ लीजिएगा कि वो उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने 3 पॉइंटों को ख़त्म किया। ठीक है, अब आते हैं चौथा पॉइंट में। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे प्रकाश टकराने के पश्चात जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है, यानी जो आईना का मतलब दर्पण का जो प्रयोग हम लोग करते हैं फेस देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, उसमें क्या होता है, जैसे कि आप अगर दर्पण में क्या है कि अगर आप बायां कान पकड़ के आप खड़ा होते हैं तो वहाँ पे दर्पण का जो अथी होता है, प्रतिबिंब जो बनता है, उसमें क्या होता है कि वो आपको दाहिना साइड पकड़ा हुआ दिखाएगा। ठीक है, आप ध्यान नहीं दिए होंगे तब देख लीजिएगा। तो इसमें ये क्या हो रहा है कि वास्तविक तो बनता है कि आप जो है वही वहाँ पर बन रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनता है, बस वही अंतर है कि वास्तविक बनता है, जो आप देख रहे, जो वस्तु को भी आप वहाँ पर दिखाइएगा वही चीज़ बनेगा, लेकिन वो उल्टा जस्ट बनेगा। ठीक है, और आभासी में क्या है, आभासी प्रतिबिंब और उल्टा उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या है, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी यानी क्या है, उसका जस्ट एग्जैक्ट मतलब क्या है कि वह वास्तविक नहीं होता है, वो सिर्फ काल्पनिक किया जा सकता है। आभासी, आभासी का मतलब काल्पनिक भी होता है, इसका दूसरा नाम काल्पनिक होता है। ठीक है, इसको क्या है, इसको सिर्फ कल्पना है कि कल्पना के रूप दृष्टि से ही इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बाकी इसका वास्तविक होता नहीं है, और उल्टा, ये भी उल्टा ही प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब आगे आते हैं, क्या है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा या बराबर बनता है। देखिए, अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं, या तो बड़ा हो सकता है, या छोटा हो सकता है, या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंबों का कोई भी निश्चित तथ्य नहीं होता है। ठीक है, कुछ का बड़ा बनता है, कुछ का छोटा बनता है, तो कुछ का बराबर बनता है। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब देखिए वस्तु के आकार से छोटा बनता है। इसको समझिएगा, अगर कोई भी वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अगर हम रखते हैं तो उसका जो एग्जैक्ट आकार होगा, साइज होगा, उसका आकार से क्या है, उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब
छोटा बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है, याद रखिएगा। तो ये हमारे इस प्रकार 5 थे, ठीक है। इसको एक बार फिर से पुनः समझ लीजिएगा। इसको समझने में कोई दुविधा नहीं लीजिएगा। एक बार आप अगर समझ में नहीं आता तो पुनः एक बार वीडियो देख लीजिएगा। हम गारंटी देते हैं आपको 5 नंबर निश्चिंत आएगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहला में मैंने क्या समझा है, अवतल दर्पण की सतह धंसी हुई होती है, यानी क्या है कि वह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण में जस्ट उल्टा है कि उत्तल दर्पण की सतह उभरी हुई होती है, यानी वो क्या है, जिस स्थान पर प्रकाश मतलब टकरा रहा है वह क्या है, उभरा हुआ है, मतलब उठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी इसको पर्दे में उतारा जा सकता है और इसका वास्तविक प्रतिबिंब भी होता है, जिसको हम स्पर्श रूप से छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या है, इसका केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, इसको सिर्फ कल्पना ही किया जा सकता है। इसको प्रतिबिंब का जो है रूप बनता है वो सिर्फ काल्पनिक दृष्टि से ही बनता है, उसको सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है, बाकी वह होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है, ठीक है। अवतल दर्पण में जो फोकस होता है, ठीक है, फोकस बिंदु या फिर मुख्य फोकस, वो क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो क्या होता है, वो धनात्मक होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बताया है कि ये जो है ये ऋणात्मक होता है, ये जो है वो धनात्मक होता है, यानी ये प्लस में होता है ये और ये माइनस में होता है, ठीक है। ये चीज़ जान लिए। अब आगे है अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, ठीक है। मतलब अगर हम आईने के सामने खड़ा है तो हम ही दिखेंगे वहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो उल्टा दिखेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम दायां हाथ को पकड़ के खड़ा थे तो वो हमारा बायां हाथ की ओर क्या संकेत करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आभासी प्रतिबिंब और उल्टा उत्तल दर्पण में ही बनता है, यानी उत्तल दर्पण में ही आभासी और उल्टा बनता है, ठीक है। यानी इसको सिर्फ कल्पना की दृष्टि से ही बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। और अगला क्या है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और बराबर बनता है। क्या है, अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, हर दर्पण, अवतल दर्पण में अनेक प्रकार के, मतलब क्या है, छः तरह के दर्पण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो दर्पण होंगे उनका हर बार अलग अलग तरह का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। किसी में बड़ा बनेगा, किसी में छोटा बनेगा, किसी में बराबर बनेगा, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार से जस्ट छोटा बनेगा, ठीक है। वो छोटा होगा, उससे उसके बराबर या फिर उससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार से छोटा, यानी जो भी वस्तु हम दर्पण के सामने रखेंगे उसका प्रतिबिंब उसके जस्ट छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि गाड़ी के वाहनों में, मतलब वाहनों में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप बड़े बड़े 4 व्हीलर वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, जो भी उसमें दर्पण लगा हुआ होता है उसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार से छोटा बनता है, ठीक है। अगर आप अनुभव नहीं किए होंगे तो आप एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको रियलिटी आपको महसूस हो, ठीक है। क्योंकि दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो समझने से कोई दूर नहीं होता है, ठीक है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि दर्पण जो भी प्रतिबिंब बनाता है वो 2 ही तरह का बनता है, या तो वास्तविक बनेगा या फिर काल्पनिक बनेगा, ठीक है। लेकिन वास्तविक जो बनता है वो अवतल दर्पण का बनता है, और काल्पनिक यानी छोटा, वस्तु के आकार से छोटा जो बनाता है वो उत्तल दर्पण का बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को समझा। अगर किसी तरह का भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पुनः समझाने का प्रयत्न करूँगा, ठीक है। और अगर वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाकर ला सकूं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक से पास कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।